दुनिया भर में आईएसआईएस पांव पसार चुका है। आतंक के दंश से पूरी दुनिया करा रही है। इस्लाम की गलत व्याख्या कर युवाओं को जिस तरह गुमराह कर आतंक के रास्ते पर लाया जा रहा है, उसने भारत के भी कान खड़े कर दिए हैं। इस बात को अब नकारा नहीं जा सकता कि भारत में भी आईएसआईएस का अस्तित्व है। मुट्ठी भर आतंकियों की करतूत की वजह से इस्लाम को मानने वाले किस तरह अपनी पहचान को लेकर परेशान हैं और दर्द के इस लम्हे में उन्हें किस दौर से गुजरना पड़ रहा है, वो तो हम दिखाएंगे ही। साथ ही इस पर चर्चा भी करेंगे कि भारत के धार्मिक और सियासी रहनुमा अपने बच्चों को कैसे गलत रास्ते पर जाने से बचाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है, इस चुनौती से वो कैसे पार पा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पेरिस पर आतंकी हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसके असर से न कोई देश छूटा, न समाज, न किसी उम्र के लोग। हर मन पर इस हादसे ने कैसी छाप छोड़ी, इसे आप बैटक्लान थिएटर के बाहर मौजूद एक मासूम और उसके पिता की बातचीत से समझ सकते हैं। बातचीत की शुरुआत कलेजे में एक टीस पैदा करती है, एक भूख उठती है और अंत में एक उम्मीद छोड़ जाती है। Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. अमेरिका पर हमले के बाद आतंक को लेकर जो बहस शुरू हुई, पेरिस आते आते उससे दुनिया भर के मुसलमानों को लेकर शक का माहौल बनाने की कोशिश होने लगी। अविश्वास के इस माहौल में आम मुसलमान पर क्या गुजर रही है, उसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इन तस्वीरों में एक युवक खुद को मुस्लिम बताता है, पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर मफलर बांधता है और लोगों से मुसलमान होने के बावजूद गले लगाने को कहता है। पेरिस हमले के ठीक बाद की इन दो तस्वीरों के बाद आपको थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। ये तस्वीरें हैं पेरिस में शार्ली एब्दो पर आतंकी हमले के बाद की। तारीख 26 जनवरी 2015। अविश्वास भरे माहौल में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हमले और नफरत के बीच टोरंटो में एक युवती ने जब खुद को मुसलमान से पहले इंसान होने की बात कही तो लोगों की प्रतिक्रिया दिल को छूने वाली थी। हर जगह अपने अपने तरीके से इंसानियत का एहसास कराने की कोशिश ये भी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। हर व्यक्ति पहले इंसान होता है, उसके बाद किसी मुल्क की पहचान उससे जुड़ती है, इसके बाद ही उसकी पहचान किसी मजहब से होती है। और मजहब कभी आतंक की सीख नहीं देता, इंसान को इंसान से लड़ाने की वकालत नहीं करता। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? खुफिया एजेंसियों की माने तो आईएसआईएस भारत के भी युवाओं को बरगला रहा है। अब तक 23 भारतीय आईएसआईएस के लड़ाकों के साथ मिल चुके हैं। ये लड़ाके इराक और सीरिया में जंग के लिए वहां जा चुके हैं। इनमें से 6 की वहां मौत हो गई, जबकि एक युवक बीते साल मुंबई लौट आया। इसके अलावा 30 और लोगों को आईएसआईएस ने बरगलाने की कोशिश की थी। इन्हें एजेंसियां जंग के लिए बाहर जाने से रोकने में कामयाब रहीं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस वक्त भी करीब 150 ऐसे भारतीय युवाओं पर है जो आईएसआईएस से ऑनलाइन संपर्क में हैं। इनमें से ज्यादातर
दक्षिण भारत के हैं। साफ है भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन भारत के मुस्लिम धर्मगुरु और नेता क्या कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से इन्हें सही राह दिखाने की कोशिश हो रही है? क्या उन्हें बताया जा रहा है कि धर्म नफरत और जंग नहीं सिखाता? गुरुवार को ही जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने दिल्ली समेत देश भर में 75 जगहों पर ISIS के खिलाफ आवाज बुलंद की। उलेमा के मुखिया मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि वो ISIS के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और देश के युवाओं को बहकने नहीं देंगे। इस्लाम और जुल्म एक जगह जमा नहीं हो सकते। ये लोग अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने पहले टर्की में किया, फिर बेरूत में किया, अब ये पेरिस में किया है। तो ज़रूरी हो गया कि हम लोग खड़े हों। क्या इस्लाम का नाम लेकर कहीं भी और कभी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने को जायज ठहराया जा सकता है? क्या पेशावर में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का कत्लेआम करने वाले मुसलमान हो सकते हैं? क्या मुंबई हमले को अंजाम देने वाले इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं? नैरोबी के वेस्टगेट मॉल में खून खराबा करने वाले क्या किसी मजहब को मानने वाले हो सकते हैं? बेशक अपने को इस्लामिक संगठन कहने वाले अल-कायदा, अल-शबाब, ISIS, जमात-उद-दावा जैसे संगठन इस्लामिक नहीं माने जा सकते। लेकिन इनसे भारत को युवाओं को बचाने के लिए मुस्लिम संगठन और ठोस नेता क्या कर रहे हैं? क्या गांधी की तरह कोई राह दिखाने वाला नजर आता है? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, अपने बच्चों को बचा लो। यही है आज का मुद्दा जिस पर पूरी दुनिया पर आतंक का पंजा कस रहा है। उसमें भारत के सामने अपने बच्चों को शामिल होने से, इन सब लोगों के साथ शामिल होने से बचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहले ये सवाल आपके सामने रखते हैं, क्या मुस्लिम धर्मगुरु युवाओं को गुमराह होने से बचा सकते हैं? क्या आतंकी संगठनों की गलत बयानी का जवाब कुरान की सही व्याख्या से देने में नाकाम रहे हैं हमारे धर्मगुरु? धर्मगुरुओं के पास युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? क्या वोट के लिए धर्म और सियासत का घालमेल माहौल बिगाड़ रहा है जो राजनीति होती है इन तमाम मुद्दों में? क्या अब तक युवाओं को सही रास्ते पर लाने के कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं? क्योंकि युवाओं तक ये आतंकी संगठन पहुंच पा रहे हैं, इससे तो कम से कम यही साबित होता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो या तो ना के बराबर हैं या ना काफी साबित हो रहे हैं। अपने बच्चों को बचा लो, देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं से ये अपील तो है ही, साथ ही यही है आज का मुद्दा भी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। इंदौर से पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत स्वागत है आपका। अहमदाबाद से मशहूर कारोबारी जफर सरेश वाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हल्द्वानी से बीजेपी नेता अनिल बलूनी मेरे साथ हैं। दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य कमाल फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नोमानी साहब। नोमानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक फतेह साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। कल नोमानी साहब, उनकी संस्था और हमने देखा कि एक प्रयास किया गया, कई जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। अपने बच्चों को बचा लो, ये चिंता भी जताई जा रही है। इस रिपोर्ट से भी अंदाजा होता है और जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से युवाओं तक ISIS पहुंच रहा है, उससे भी ये साफ हो रहा है कि हमारे युवाओं को भटकाव से बचाने की बहुत ज़रूरत है। क्यों भटकाव हो रहा है और क्या कोशिशें की जानी चाहिए जिससे कि ये भटकाव रोका जा सकता है? देखें, ये तो पहला कदम है इनका, जो इन्होंने कहा कि ISIS के खिलाफ बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने जुलूस निकाला। लेकिन एक चीज जो रह गई, जो दुनिया भर में मुसलमानों के लीडर जिसका जिक्र नहीं करते हैं, वो कभी भी जिसे मैं इंग्लिश में कहूंगा द डॉक्ट्रिन ऑफ आर्म जिहाद, जिसका शरिया से ताल्लुक है, जिसमें बड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन है कि क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह जुल्म किया जाए, किस तरह ना किया जाए, किसको माफ किया जाए, किसको दाश्ता बनाया जाए, किसको स्लेव बनाया जाए, कितने यानी गुलाम रखे जाएं, कितने सरकार को दिए जाएं, ये सारा डिटेल्ड है। जब तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब मुल्कों के, ईरान के, तुर्की के और ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में जो इस्लामिक लीडर्स हैं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी का जो वहाबिस्ट एजेंडा है उसको रिजेक्ट करके ये कहें कि इस दौर में
आर्म जिहाद का कॉन्सेप्ट इज अनवर्केबल एंड शुड बी रिनाउंस्ड। अगर ये आप नहीं कहेंगे तो दूसरे जो लड़के, आप सोचिए कि जो 1-1 लाख डॉलर कमाने की नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं लड़ने के लिए, 15-15 साल की बांग्लादेशी बच्चियां बरतानिया से जा रही हैं जिहादियों के साथ जिनसी ताल्लुकात रखने के लिए, वो जाती रहेंगी, क्योंकि जितने आप लिख के देंगे कि ये अगेंस्ट इस्लाम है, उतना ही अल बगदादी खलीफा जो है वो लिख के देगा कि ये ऐन मुताबिक है सुन्ना और कुरान के। तो व्हाट वी हैव टू से इज कि आपका धर्म, आपका मजहब आपके घर में, आपके दिल में है, उसका सियासत और कानून से ताल्लुक नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है और ये बहुत अच्छी अच्छी शुरुआत है बातचीत की। कमाल फारूकी साहब, कौन ये किसकी बात सुने? पहले तो इस्लामिक स्टेट करके एक आतंकी संगठन खड़ा हो जाता है। कोई भी इस्लाम का मानने वाला जो सचमुच इस्लाम को मानते हैं, इतने तमाम धर्मगुरु, तमाम जानकार आप बैठे, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन इस्लामिक स्टेट के नाम पर वो इस्लाम का चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है, जो मुसलमानों के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए चिंता का विषय भी है। जो बात तारिक फतेह साहब कह रहे हैं, वो आखिर रखे कौन सामने आए जो बताए कि सही इस्लाम ये है और इनकी खिलाफत क्यों की जानी चाहिए? उन युवाओं के सामने कौन सा चेहरा है? सबसे पहले तो तारिक फतेह साहब की ही करेक्शन कर देनी बहुत जरूरी है। इनको बैठना चाहिए उलमा के दरमियान में, इनको बैठना चाहिए ऐसे लोगों के दरमियान में जो इनको बतला सकें कि ये जिस तरह की मिसकंसेप्शन ये बतला रहे हैं कि इतने गुलाम होने चाहिए, ऐसा मारना चाहिए, वैसा मारना चाहिए, बेसिकली ये जैसे कहते हैं ना हाफ कूट जो स्टडीज होती है ना, उनका असर होता है। किस परसेप्शन में कहा गया है, कब कहा गया है, उसको पूरे रेफरेंस के अंदर बात करना चाहिए। जहां तक उसका ताल्लुक है कुरान मजीद के में, तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं के खिलाफ की बात है, बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप पता नहीं क्या बात करते हैं। अब मतलब ऐसे टाइम के ऊपर आपसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। उसकी वजह यह है ना कि आपको खुद कुरान मजीद की पूरी तालीम पता नहीं है। आप कुरान मजीद के बिल्कुल सिलेक्टेड उन चीजों को कोशिश करते हैं जो कि खास परसेप्शन के अंदर का है। ये तो बिल्कुल आपसे जब आप तारिक साहब जब आप बात कर रहे थे तो लैंग्वेज यूज कीजिए। आप तारिक साहब आपने लैंग्वेज सही यूज कीजिए, आप अपनी लैंग्वेज सही कीजिए और बदतमीजी मत कीजिए। हिंदुस्तान में ठेकेदारी आपने कर रखी, हिंदुस्तान में तारिक साहब हिंदुस्तान में बैठकर गलत लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए। आपको मैं 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली देख रहा हूं और पहले भी देख रहा हूं। इस्लाम के बारे में, फिक़्ह इस्लामी के बारे में आपको बताएंगे हम। जो कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। हाँ, फिर तो आप गलत नुमाइंदगी क्यों कर रहे हैं? तुम कौन हो? इस्लाम ने तुम कौन हो? तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो? तारिक तस्वुर दिया है जो आप इस तरह बात कर रहे हैं। मैं किसी की भी नहीं कर रहा नुमाइंदगी। तो फिर मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूँ। इसको कंडेम क्यों कर रहे हैं? जो फलस्तीन में हो रहा है, जो है ठेकेदारी भी है म्यांमार में हो रहा है, और जो सीरिया इराक में हो रहा है, भाई देखिए इनकी लैंग्वेज सही इस्तेमाल कराइए। ये कौन है? हमारे एंकर साहब कौन है? एंकर साहब इनकी लैंग्वेज सही कराइए, इनकी लैंग्वेज सर कराइए, अदरवाइज आई विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस। कमाल फारूकी साहब, आपकी आपत्ति किस बात पर है? वो बात बताइए। आपकी आपत्ति किस बात? ठेकेदारी का लफ्ज है को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान मजीद को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ये भरम मत फैलाइए दुनिया में। जो चलिए अब सुन लीजिए, आपने 2-3 बात बोली है, उनकी बात सुन लीजिए, उन्होंने जो बात रखी है उस पर। तारिक फतेह साहब देखिए, जी आपको ठेकेदारी करने का लफ्ज बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप पहली बात तो यह है कि आप आलिम बुजुर्गों से नहीं, आपको कुरान मिस्टर तारिक, यू शुड नॉट कोट कुरान मजीद इन रॉन्ग परसेप्शन। दैट इज द हाईएस्ट ऑब्जेक्शनेबल थिंग यू हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 2 डेज। मेरी बात, आई हैव बीन वार्निंग यू। आप भी नहीं है और आपको अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहिए। लहजा देखिए, आपको अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। वार्निंग में क्या वार्न कर रहे हैं आप वार्न कर रहे हैं मुझे? मैं वार्न कर रहा हूं कि लैंग्वेज से क्या बिल्कुल आप अपनी जबान देखिए। आप मीडिया सुन के कौन मुतासिर होगा? देखिए ना, देखिए, अरे भाई आप मत मुतासिर होइए, लेकिन आप कुरान को गलत मत कोट कीजिए। क्यों रहे हैं आप? फारूकी भाई, इसीलिए इनको एक मिनट देखिए, मैंने तो कमाल फारूकी साहब बातचीत देखिए, बहुत पर्सनल लेवल पर चली गई। आपने जैसे कहा इनको नहीं छापता अहमियत के साथ, महत्व के साथ जो है, और गुनाहगार 5 जनिया इनको अहमियत के साथ इसलिए छापता है कि ये गलत है। देखिए आप सभी लोग, उन्होंने एक बात बोली, उसमें जो गलत है वो चीज बताइए ना नुमानी साहब, बजाय इसके कि
तारिक फतेह क्या है, तारिक फतेह ये कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, तारिक फतेह को ये नहीं करना चाहिए। आप उन्होंने एक बात बोली, उस बात पे तर्क रखिए। आप कमाल फारूकी साहब आप भी तर्क रखिए। वो तारिक फतेह साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो छोड़िए ना, उनके विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। एक मैंने सवाल उनसे रखा था, उस पर उन्होंने जो बात रखी उसको सही तरीके से आप रखिए, सही तरीके से आप रखिए। अगर वो गलत बोल रहे हैं, वो जो है 100% जो है गलत बोल रहे हैं, वो सही बोलते तब उसका छोड़िए ना, आप सही बात रखिए। सही बात क्या है वो देखिए। गुलामी का जो है या बांदी का जो है या दास्ता का तस्वुर जो है धारणा इस्लाम ने पेश नहीं किया है। तारिक फतेह साहब वो पहले से जो है ये चला आ रहा है, इस्लाम ने तो इसको खत्म किया है। किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि बांदी गुलाम को आजाद करना पुण्य कार्य है, लेकिन इस्लाम ने इसको आजाद करने का सिलसिला शुरू किया है। जो पहले गलत काम हो रहा था उसको सुधारने का इस्लाम ने काम किया। ये नहीं बता रहे, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए क्यों रहे हैं। हाँ ठीक है तारिक फतेह साहब, ये जो अगर मेरी बात सुने, फलस्तीन का इनका शौक है बहुत बोलने का। इनके बिल्कुल सामने बलोचिस्तान में खाना जंगी हो रही है, जहां पाकिस्तानी आईएसआई और आईसिस मिलके एक मुल्क जिस पे कब्जा किया है, जहां मुसलमानों का ऐसी तैसी हो रही है। इन लोगों ने क्यों बांग्लादेश में जब 30 लाख मुसलमान पाकिस्तान फौज में मारे, तो ये सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले इंडिया के मौलवी वगैरह कहां थे? ये तो पाकिस्तान फौज को कह रहे थे ना। पूरी इस्लामी मुल्क दुनिया में हम इनके साथ बहस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का सपोर्ट किया ना, तब आप बोलिएगा। जमीयत बलूचिस्तान पे तो आप कुछ नहीं कह रहे ना। बांग्लादेश में जो कार्रवाई की थी पाकिस्तान ने, आप पहले इतिहास पढ़िए। सिर्फ जो है आप क्या तो भाग के चले गए पाकिस्तान से। आपने मुक्ति बाहिनी का सपोर्ट किया था। पाकिस्तानी है, एक मिनट फिर बात आ परवीन, आप पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान हम तो नहीं है मीम अफजल साहब, एक मिनट मीम अफजल आपको साहब, सुधारना चाहिए। एक मिनट परवीन साहब, मैं नहीं जी आप ये किस तरह की बहस शुरू करवा रहे हैं मिस्टर परवीन? मसे के आप क्या बात कर रहे हैं? मसे के इस तरह का डिस्कशन शुरू करवाएंगे आप? कमाल फारूकी साहब, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर बात करने, एक कमाल फारूकी साहब, इस तरह से बात करने का एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपने पे जब बात आ रही है तब आप इसमें बहस में आ जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं उनकी बात अगर कोई गलत लगती है तो उसको कहीं आप, मैं इनसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं। आप चाह रहे हैं कि मैं तारिक फतेह साहब को पैनल से हटा दूं, आप ये कहना चाह रहे हैं बार बार। मैं नहीं हटा सकता, माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा, आपसे नहीं हटा सकता। आपको आप देखिए आप उनकी बात पे कुछ नहीं कहना चाहते, आप मत कहिए। मीम अफजल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, यहां पर एक डिस्कशन हो रहा है। मेरा सवाल यह था, इस बात से शुरुआत हुई थी, हमारे बच्चों को हम कैसे बचाएं, उसकी जड़ में क्या है, और हम देख रहे हैं कि हम क्यों नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि हर चीज पे हमारे यहां बहस एक दूसरे स्तर पर चली जाती है, हमारी चिंताएं कुछ दूसरी होती हैं। इसीलिए आतंकवादी बहुत बहुत आसान पाते हैं हमारे बच्चों तक पहुंचना। देखिए परवीन साहब, आपने बड़ी सही बात कही, और जो बात आपने कही उसका ख्याल खुद तारिक साहब को रखना चाहिए था। तारिक साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, पाकिस्तान छोड़कर कनाडा में बैठे हुए हैं, ना इनको पाकिस्तान के माहौल के बारे में कुछ पता है, ना हिंदुस्तान के माहौल के बारे में। ये तरक्की पसंद मुसलमान हैं और इनको किस वक्त क्या बोलना चाहिए शायद इसका एहसास इनको बिल्कुल नहीं है। इस वक्त जब फ्रांस में हमलों के बाद पूरी दुनिया का मुसलमान टारगेट पर है और आपने एक पॉजिटिव बात रखी कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो इनको अपने आप वहीं पर रहना चाहिए था। ये कुरान हकीम और दूसरी मजहबी चीज़ों पर चले गए। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, यहाँ मौलवी साहब बैठे हैं, उनकी बातों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन इस डिबेट में नहीं दिया जा सकता। मैं कहाँ गया हूँ कि इसके लिए मैंने शरिया की बात मैं की बराए करम आपसे गुजारिश करूंगा, सुन लीजिए। क्यों नहीं किया जा सकता? आप शरीयत की बात जो कर रहे हैं, आपको जवाब उसी अंदाज से नहीं, आपने टेलीविजन पे मुझे वार्निंग दी है। मौलाना साहब ने कहा आई वार्न यू। एक आपस में बात हो रही है। मीम अफजल, देखिए तारिक साहब मुझे आप धमकी दे रहे हैं टेलीविजन पे। तारिक साहब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और हवाले मैं भी आपको बीच में डिस्टर्ब कर सकता था, लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक मीम अफजल साहब, तारिक फतेह साहब जरा सुन लीजिए। ठीक है मीम अफजल साहब, बात पूरी कीजिए। बहुत दिनों से आप आ रहे हो, मीम अफजल साहब बोलते हो, हम समय का सदुपयोग करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जब करते हैं तो उसका नाजायज फायदा मत उठाइए आप। ठीक मीम अफजल साहब अपनी बात पूरी करें, आप उसका नाजायज फायदा ना उठा, अपनी बात पूरी करें। ठीक अपनी बात पूरी। अगर आप जो मौजूदा सूरत हाल है, तारिक
तारिक साहब, आपको ये मानना चाहिए कि 17 लाख लोग मिडिल ईस्ट में मारे गए हैं। उन 17 लाख में 99.9% मुसलमान मारे गए हैं। और आप उसका जिक्र करते तो बड़ा अच्छा लगता। आपने कुरान का हवाला देना शुरू किया। ये बात सही है, कुछ लोग कुरान और इस्लाम को मिसगाइड, मैं कहता हूं मुसलमानों ने मारा ना, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उलमा की और हम सब की ये जिम्मेदारी है, हमारी और सबकी जिम्मेदारी है। अब बीच बीच में क्यों टोक रहे हैं? पूरी बात सुनिए। मैं जैसे हमने आपकी बात को सुना, अब हमारी भी सुन लें, बाद में आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि उस पर हम बहस करें। ये हिंदुस्तानी टेलीविजन है, यहाँ 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तारिक फतेह साहब, यहाँ के माहौल को आप जानते नहीं हो। आपने जो गुफ्तगू शुरू की है उससे एक वबाल खड़ा हो सकता है। आप तो बैठे हुए हैं कनाडा के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या कहने का मौका मिल सकता है। तो मीम अफजल साहब वो इंदौर में ही मौजूद है, हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान के युवाओं के बीच ही है। आपने कुछ इश्यूज उठाए हैं, लेकिन ये इश्यूज जब उठते हैं तो ये परेशानी का सबब क्यों होते हैं? राजनीति जब इसमें आती है तो कुछ मुद्दे जिन्हें ना छेड़ा जाए, इन पर बात ना की जाए, उस पर डिस्कशन ही नहीं किया। हाँ ठीक है परवीन जी, आपने डिस्कशन जो शुरू किया उस पर बात कहाँ हुई? ठीक है, उस पर बात करेंगे। जफर सरेशवाला साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। मैं जफर सरेशवाला साहब आपके पास भी आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक बार फिर बात इस बात पर आए कि हमारे बच्चों तक आतंकी संगठन जो पहुंच रहे हैं वहां कमजोर कड़ी क्या होती है, रोका कैसे जाए, अपने बच्चों को बचाया कैसे जाए। S'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très 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 méchants. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour. Si regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Et les bougies aussi. C'est pour ne pas oublier les gens qui sont partis. Hein. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. एक मासूम बच्चा कह रहा है क्या फूल और मोमबत्ती से हम बंदूकों से लड़ सकते हैं? पिता समझा रहे हैं हाँ लड़ सकते हैं। सवाल यह है क्या सचमुच लड़ सकते हैं? हमें क्या इसका जवाब समझ में आता है? जफर सरेशवाला साहब, आपने पूरी बातचीत सुनी। इसमें मुद्दा मैं जो चाह रहा था उस मुद्दे पर बात होने के बजाय बातचीत थोड़ी भटकी भी। लेकिन सीधा सवाल ये आपसे, क्या हम अपने बच्चों को बचाने में कहीं कोई कमज़ोर कड़ी है जिसकी वजह से नाकाम हो रहे हैं? वो कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है? क्या कोशिशें हो सकती हैं कि बच्चों को बचा लिया जाए? देखिए, ये शुरुआत जो है सबसे पहले हमें अपने घर में माँ बाप को करनी चाहिए। इसलिए कि जो सही इस्लाम है, मैं एक बात बहुत साफ तौर पर यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 चीज़ें जिससे इस्लाम समझा जा सकता है, वो है कुरान पाक, अहदीस जो प्रॉफिट ने जो बातें कही हैं वो, और तीसरी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। ये 3 चीज़ें ही इस्लाम है। इसके अलावा कौन क्या कहता है, किसने क्या लिखा है, ये बेमाने है। मसला ये हो गया है आजकल कि जो असल रूट है कुरान, रसूलुल्लाह की जिंदगी और अहदीस, ये बहुत कम लोगों को पता है और दूसरों की किताबें ज्यादा मालूम है। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि घर में जो बच्चे हैं उनको सही ये इस्लाम, जो कुरान वाला, जो अहदीस वाला, जो प्रॉफिट की जिंदगी वाला इस्लाम बच्चों को घुट्टी में पिलाया जाए और उसको हमेशा पिलाते जाएं। दूसरी बात जो है, दूसरी जिम्मेदारी, मेरी बात मैं 2 मिनट करूंगा। दूसरी जिम्मेदारी जो मसाजिद के जो इमाम है, इसलिए कि पहला पोर्ट ऑफ कॉल जो है वो मस्जिद में जाता है नौजवान, तो वहां मस्जिद के अंदर करंट टॉपिक्स पर सरमन्स होने चाहिए। जो खुतबा होता है उसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी, लोगों का जहन होगा। और तीसरा, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जो सही इस्लाम है ये गैर मुस्लिमों के सामने रखा जाए कि भाई देखो ये इस्लाम है।
लेकिन मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आईसिस है या और इस किस्म के जो संगठन हैं दुनिया में, उसमें जाने वाला जो मुसलमानों का तबका है वो 0.1% है। तो मतलब यह है कि 99.9% मुसलमान जो है इनकी बातों में नहीं आया है। लेकिन ये 0.1 भी बहुत खतरनाक है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इस किस्म के लोगों के साथ जो लड़ाई लड़नी है वो आइडियोलॉजिकल लड़नी पड़ेगी, और हमको घुट्टी में अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को इसकी तालीम देना, स्कूलों के अंदर इसकी तालीम देना, मदरसों में तालीम देना, मसाजिदों में तालीम देना, और जो सही इस्लाम है ये हमारे बच्चों के एक लाइन में आपकी बात को समझूं तो तो इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना, उसको गलत तरीके से युवाओं तक पहुंचाना, उसका गलत इंटरप्रिटेशन करके युवाओं के सामने रखना, ये जड़ में है आतंकवाद की। जी बिल्कुल। अगर सही इस्लाम, देखिए हमने तो ऐसे, मैं एक बात बता दूं कि हम ऐसे कई लोगों को मिले जो जेलों में हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर गए थे, लेकिन जब उनके सामने सही इस्लाम पेश किया गया, आपसे तारिक फतेह कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं जफर साहब। हाँ तारिक फतेह साहब बोलिए। जफर साहब, मेरा एक आपसे सवाल ये है कि एक पब्लिक लाइव टेलीविजन पे आके एक मौलाना साहब एक साथ वाले मुसलमान को कह रहे हैं कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, उसी में वो कह रहे हैं कि इस्लाम का सही जो है बड़ा पीसफुल है। ये तजाद आपको नहीं नजर आता कि जो शख्स बात करता है उस पर सजाए मौत लगाते हैं? क्या यहां तस्लीमा नसरीन पे धमकी नहीं है? क्या यहां सलमान रुश्दी पे धमकी नहीं है? क्या यहां लोगों को कुफार का फतवा, काफिर का फतवा नहीं लगाया? तारिक फतेह साहब ने जो बात कही एक लाइन में ये कि क्या ये आपने जो बातें कही जफर सरेशवाला साहब, वो बिल्कुल सही, बहुत 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 वाजिब बातें आपने कही हैं, बहुत दुरुस्त बातें आपने कही हैं। लेकिन तारिक साहब की बात का जवाब एक लाइन में देता हूं मैं, एक लाइन में जी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफेट मोहम्मद ने अखलाक के बारे में यह कहा है कि जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छा ही करो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो। तो ये इस्लाम है। बस कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें तो उसी बात को लेना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। इस्लाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना महान है, इसमें किसी को कोई संदेह ही नहीं है। इस्लाम महान है, इसमें किस बात को संदेह, लेकिन उसको समझा कैसे जा रहा है वो जरा नहीं, ये जो इखलाक की आप बात कर रहे हैं। अब एक थोड़ा सा तारिक फतेह साहब एक पॉलिटिकल कमेंट भी मैं इसमें चाहूंगा। अनिल बलूनी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जरा बलूनी साहब से भी जान लेते हैं कि क्या लगता है आपको बलूनी साहब, देश में अगर कुछ युवाओं तक आईसिस पहुंचने में कामयाब हो रहा है, जैसी एडवाइजरी कल जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कई गंभीर बातें लिखी गई हैं कि हमारे कई युवा जो हैं उन तक आईसिस पहुंच पा रहा है, इंटरनेट के जरिए बड़ा हमला हो सकता है, आपको क्या लगता है कमजोर कड़ी क्या? देखिए प्रवीण जी, बड़ा गंभीर विषय है, और जो मुद्दा है कि किस तरह से हमारे युवाओं को, हमारे देश के लोगों को इससे दूर रखा जाए, इससे बचाया जाए। वाकई दुनिया के सामने एक ऐसी घड़ी है, और मैं तो ये कहता हूं क्योंकि पेरिस का हमला हुआ है, इस कारण पूरी दुनिया में हो हल्ला हुआ है। हमने तो ऐसे बहुत हमले झेले, उस वक्त पूरी दुनिया इस तरह से शोरगुल नहीं करती रही है। निश्चित तौर पर यूरोप में हमला होता, अमेरिका में हल्ला होता तो ज्यादा हल्ला लोग करते हैं, लेकिन हम लोग तो मुंबई का अटैक और बहुत इस तरह का अटैक झेलते रहे हैं, उस वक्त पूरी दुनिया सोई हुई थी। लेकिन देखिए ये वाकई पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है, और आज वाकई मुद्दा ये है कि हमारे युवा और हमारे। ठीक है बलूनी साहब, दोबारा आऊंगा, आपसे संपर्क टूट गया, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है, फारूकी साहब आपसे जवाब चाहूंगा इस पर, कमजोर कड़ी क्या? अगर कुछ युवाओं तक भी आतंकी पहुंचने में कामयाब होते हैं तो कमी कहां है? देखिए प्रवीण साहब, एक बात ये बता दूं मैं आपको कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उसमें कोई ये मजहब का कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है। हमने देखा है कि हर मजहब के लोग बाग जो है तरह तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हमें उन तमाम चीजों से मतलब नहीं है इस वक्त, क्योंकि फोकस इस वक्त आईएस है। और फोकस आपने देखा कि चाहे वो बंबई के हमले हों, चाहे मजे के बाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज और जगह पर रही हों, हिंदुस्तान की जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाकायदा जोरदार अंदाज में उसको कंडेम भी करते रही हैं, और उसके ताल्लुक से हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करते हैं। हम तो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि जिन बच्चों को अभी हमारी गवर्नमेंट की जो एमएचए की जो वो आई है, एडवाइजरी आई है,
उनको न सिर्फ ये कि उनके साथ में पूरा डिटेल में एनालिसिस होना चाहिए, कहां बिगड़ रहे हैं, क्या वजूहात है, और बल्कि हम लोग चाहेंगे। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। फारूकी साहब, कमी कहां? कमी सर कमी जो है ना, कोई भी आदमी परसेप्शन, देखिए मिसाल के तौर पर महाभारत में अर्जुन को क्या शिक्षा दी गई थी? अर्जुन कह रहे हैं बराबर वार में खड़े हुए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई जो गलत है, तो कहने का मतलब वो उसको मिसयूज कर ले अगर कोई हिंदू, तो ये महाभारत की गलती थोड़ी है, ये कोई उसकी गलती थोड़ी है। असल में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग बाग उसको मिसयूज कर रहे हैं, वो जो कुरान मजीद को और प्रॉफिट की लाइफ को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है। उस प्रॉफिट ने ये कहा है कि अगर पूरी दुनिया में वही तो बात है गलत एक मासूम के ऊपर है, हाँ वही तो बात हो रही है। लेकिन यही तो मेरा सवाल तो जस का तस बरकरार है। तारिक फतेह साहब, क्या कमजोर कड़ी क्या आप बता सकते हैं? मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान या किसी और मुल्क की बात नहीं करता। कमजोर कड़ी क्या, युवाओं को क्या इंटरेस्ट करता है? मुझे अगर बोलने की इजाजत हो तो। आपको इजाजत नहीं, आपका अधिकार है, बोलिए, आप ही से सवाल है। मैं आपको एक बिल्कुल मसला ये है कि ये तमाम मेरे साथी जो टीवी पे कह रहे हैं बात, इनको क्या रुकावट है ये कहने की कि मौजूदा दौर में देश के कवानीन पार्लियामेंट में बनते हैं, गीता या कुरान या शरिया से नहीं बनते, नंबर 1। नंबर 2, ये क्यों नहीं ओपनली कहते हैं कि इस दौर में आम जिहाद, जिसे जिहाद छोटा जिहाद कहा जाता है, वो एप्लीकेबल नहीं है, और हम जिस तरह मुसलमानों ने जो स्लेवरी हमें परमिटेड थी, हमने उसको अबेंडन की। हमने कहा ये अब खत्म है, इस दौर में गुलामों को खरीदना और बेचना नहीं हो सकता। वो 19वीं सदी तक चलता रहा। इसी तरह हमको आज कहना चाहिए कि नेशन स्टेट टू नेशन स्टेट, यूएन इंटरनेशनल लॉ और जिनीवा कन्वेंशन के तहत और बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत होता। ये नहीं है कि आप कहें कि शरिया के अंदर ये कहा गया है, और बाय द वे शरिया का मोस्टली जो है वो कुरान और हदीस से बाहर है, लेकिन शरिया लॉ ही पढ़ाया जाता है। दियोबंदी जो फतवे हैं वो अरुण शूरी साहब ने पूरे लिख के छाप के रखे हैं। आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसी हिंदुस्तान में कैसा कैसा फतवा पास नहीं हुआ है। और अब हमारे उलमा को कहना छोटा सा कमेंट कि बिल्कुल जिहाद का कोई ताल्लुक जंग से नहीं है। किताब आपने पढ़ी है या अरुण शूरी के रास्ते से आप फतवा पढ़ेंगे? आपको तौफीक नहीं भी? आप जो बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो फिर अरुण शूरी का क्यों हवाला? मैं पढ़ूंगा, आप बताइए। आप तो बात नहीं करना जानते हैं, आप मुझे फतवा क्या समझाएंगे? पढ़ी है वो किताब, ये नहीं कि इनके कहने समझा। चीखते क्यों हैं आप? नहीं, आपसे सवाल यह है कि ये किसने कह दिया कि ये संगठन जो काम कर रहे हैं, आप नाराज किस बात पे होते हैं? आपसे गुफ्तगू करनी है। हमेशा जो है ये तो इस्लाम यही अखलाक है, रसूलुल्लाह जो है वो सरकार कर सकती है, प्रशासन जो है जिहाद कर सकता, कोई संगठन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई जो है तंजीम या पार्टी नहीं कर सकती है। तो इस्लामी शरीयत का क्लियर मामला है। कौन सा? इस्लाम में तो ये क्लियर मामला है कि जिहाद जब भी होगा, आप क्यों मांग नहीं कहते कि जिहाद का कोई समर्थन यहाँ पर तारिक फतेह साहब, नुमानी साहब या फारूकी साहब थोड़ी कर रहे हैं। वो तो खुद विरोध में लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं। वो तो खुद विरोध में। शरीयत पे जो है, यहाँ किसने कहा कि गीता या मनुस्मृति या कुरान का कानून लागू? यहाँ तो भारतीय संविधान लागू है, सब उस पे जो है अमल कर रहे हैं। आप ये अगर बहस करेंगे भाई, ये जो दहशतगर्द है, ये किस किताब को लेके आए हैं? नहीं, वो तो कमाल फारूकी साहब ने कहा, तारिक फतेह साहब की इंटरप्रिटेशन कौन क्या करता है और वो उसका मिसयूज कर रहा है, तो क्या उस पर सवाल खड़े कर? ना मैं इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा। नो परवीन साहब, मेरा सवाल इंटरप्रिटेशन का नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं कि किसी भी मुल्क में, चाहे वो फ्रांस है, इंडिया है, उसके अंदर कानून सिर्फ पार्लियामेंट या कांग्रेस का होता है। ये भाई लोग जो हैं ये कह रहे हैं कहीं ये 100 बार क्योंकि ये तो मान ही रहे, ये तो मान ही रहे। फारूकी साहब बोल रहे हैं ये भाई, और ये कानून साहब क्या इनसे बुलवा रहे हैं? मैं डिटेल में आपसे इस पर जवाब लेता हूं। थोड़ा समय मुझे क्योंकि आपको देना पड़ेगा।
सीधे चलते हैं मीम अफजल साहब के पास। आपने कहा क्या कह रहे हैं तारिक फतेह साहब, ऐसी क्या बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और हमारे यहाँ जब हम इन मुद्दों पर बात करते हैं तो ये संवेदनशील क्यों हो जाता है? कुछ चीजों पर बात नहीं करना भी क्या परेशानी का सबब है? मीम अफजल साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो है कि तारिक फतेह साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया और उन्होंने कहा किसी भी मुल्क का कानून जो है वो ना कुरान से, ना बाइबल से, ना गीता से गवर्न होता है। बात बिल्कुल सही है और उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो कानून है वो किसी मजहबी किताब से गवर्न नहीं होता, बल्कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम मानते हैं उससे हमारा मुल्क चलता है। ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो प्राइवेट हैं। और अगर इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ख़ास बात ये भी है कि वो कहीं भी मज़ाहिब से मुतसादिम नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जो कभी कभी तसादुम पैदा करते हैं और ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि उनका जो तसादुम है, यानी उनका जो एक तरह से टकराव है, वो शायद इन किताबों का टकराव है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसके बारे में अच्छी और बुरी बातें न कही जाती हों। ऐसे इस्लाम के बारे में भी कहा गया है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा तारिक साहब से कि आप बहुत एक जिम्मेदारी के साथ अगर बात करते बहुत अच्छी बात होती। आप इस मौके पर बजाय इसके कि जो टेंशन्स हमारे देश के अंदर हो रही हैं, जिसका आपको शायद एहसास ठीक है, अब इस मुद्दे पे नहीं जाते, नहीं तो ये बहस फिर डिरेल होगी। कमाल फारूकी साहब, मेरा आपसे एक बहुत सीधा सवाल है। कुछ तस्वीरें हमने दिखाई थी। मीम अफजल साहब जी, परवीन जी एक मिनट। तारिक फतेह साहब, आप ऐसे ही हिंदुस्तानी चैनलों पर बैठकर पाकिस्तानी दानिश्वरों से बात कर चुके हैं। जिस जबान का उन्होंने इस्तेमाल आपके लिए किया है, मैं समझता हूं हिंदुस्तान में कभी कोई आपके लिए ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग तहजीब के दायरे में बात करते हैं। इसलिए मैं आपको नेक मशवरा दूंगा। आपने सुना, हमारे यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे तो इसी टीवी पे वार्निंग वाला साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, और ये हम इनके सब नहीं, वार्निंग तो मुझे इसी टीवी पे मिली है, लेकिन मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। बलूनी साहब बैठे हैं यहाँ, बलूनी साहब बैठे हैं। बलूनी साहब ने एक बात कही बड़ी अहम, कि साहब ये जब फ्रांस में वाकया होता है या अमेरिका में होता है तब हम पूरे मुल्क दुनिया में जलजला आ जाता है, लेकिन जब यही वाकयात इस्लामी ममालिक में होते हैं जिसमें लाखों लोग मारे गए, तो जलजला क्यों नहीं आता? कभी इस पर आप तारिक फतेह साहब, आपने कभी गौर फरमाया क्यों नहीं जलजला आया? कौन सी ठीक है। अब मीम अफजल साहब जरा अपने ऊपर आने वाले जिस जुल्म को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। मैं कहूं कुछ? हाँ, फटाफट तारिक फतेह साहब, मुझे इजाजत है कहने की? फटाफट कहिए अपनी बात। मैं आपको परवीन साहब आपने जी, परवीन साहब पहले मुझे बात कहने दीजिए। आपकी आवाज बलोचिस्तान पे क्यों बंद है? या तो आपसे 200 मील दूर है, आपके मुंह से कभी नहीं निकला बलोचिस्तान के मुसलमानों के लिए, क्यों नहीं? अब ये बहस का दूसरा मुद्दा है और ये परेशानियां भी हैं, कई बड़े मुद्दे हैं, इन पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। कमाल फारूकी साहब, आप जो कहना चाहते हैं उसके साथ में एक मेरा प्रश्न है आपसे, मैं चाहता हूं कि इस पर जरूर कहें। मैं सभी से जानना चाहता था कि एक मिनट रुक जाइए। मीम अफजल साहब, एक मिनट। मीम अफजल साहब, देखिए चर्चा फिर डिरेल होगी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदरूनी मामले, एक मिनट रुक जाइए। कमाल फारूकी साहब, एक हमला होता है पेरिस में, उसके बाद में एक मुस्लिम युवक खड़ा होता है बीच चौराहे पर और सबसे कहता है कि मुझे प्यार करिए, मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं आतंकी नहीं हूं। उस मुसलमान पर सवाल क्यों खड़े होते हैं जो कि इस्लाम को सच्चे तरीके से मानता है? उस पर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? उसके अस्तित्व पर क्यों खतरा मंडराता है? ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। क्यों ये इसलिए गंभीर चिंता हो जाती है क्योंकि हमारे लेना चाहिए इनसे। देखिए, आपने मैं इसके टेलीविजन चैनल पे देखिए परवीन साहब, पहले मुझे बात करने दें, इनको आप पूरी बात बोलिए अपनी। मैं देखिए मेहमान मुझसे दूर बैठे, मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता, मैं गुजारिश कर चुका हूं बार बार, एक एक करके अपनी बात कहिए। कमाल फारूकी साहब अपनी बात कह रहे हैं, उनको बात कहने दीजिए प्लीज। कमाल फारूकी साहब, देखिए आपने जो क्वेश्चन रेज किया बहुत सही रेज किया, और ये इसी तरह के जो कुछ शख्सियात हैं जो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की बात करके वावेला खड़ा कर देते हैं। इनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे अफजल भाई ने बहुत क्लियरली कहा कि यहां किसी मजहब की बुनियाद के ऊपर हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चलता। और जहां तक जिहाद वगैरह का ताल्लुक है, कोई भी आदमी अपने हाथ में कानून देने के बाद अगर कोई भी हरकत करेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी सख्त से सख्त सजा देगा। हमारे पास सारे कानून मौजूद है। सवाल यहां यह पैदा हो रहा है कि यह वावेला जो मसला है बिल्कुल सही मसला है, और जो बेचारी मुसलमान बच्ची
ये जो अगर हो रहा है ना, तो यकीनी बात है वी आर फीलिंग कंसर्न। और जफर सरेश वाला ने इस बात को बहुत सभी का धन्यवाद करूंगा। बलूनी साहब, आपसे माफी चाहूंगा, कुछ देर में आप जुड़े तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, तो लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। अभी आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। महत्वपूर्ण सवाल अब भी बना हुआ है, अपने बच्चों को हम कैसे बचाएं, कमजोर कड़ी क्या है, आतंकी उन तक कैसे पहुंचे।